तो 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी के अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन पढ़ा था कि वो जो फोर्स होता है चार्जेस की बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आज के टॉपिक में हम लोग 10th क्लास का जो सिलेबस है उसकी तरफ धीमे धीमे चलेंगे, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो उससे पहले थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करने से पहले जरा इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लेते हैं कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन, वो दैट विसिनिटी, दैट एरिया in which another charge experiences electrostatic force on it, that is called electric field of that given charge। मान लीजिए कि हमारा चार्ज जो गिवन है ये है चार्ज Q, तो उसके चार्ज के अराउंड वो रीजन जिसमें कोई और चार्ज अगर आता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो रीजन कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि अगर मान लीजिए Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये r डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑन दैट बिहाफ अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टेस्ट चार्ज को या फिर एक अनदर चार्ज को इस गिवन चार्ज की फील्ड में पॉइंट ए पे रखें तो ज़्यादा फोर्स लगेगा या पॉइंट बी पे रखें तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो डेफिनेटली आपका आंसर जो आप सोच रहे हैं सही है कि भाई जाहिर सी बात है ए पास में है। ए की डिस्टेंस अगर मान लेते हैं R1, बी की डिस्टेंस मान लेते हैं R2, तो क्योंकि R1 लेस है R2 से तो इसका मतलब फोर्स जो अनदर टेस्ट चार्ज है अगर हम ए पे रखेंगे तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा बजाय बी पे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग पॉइंट्स पे भी अनदर चार्ज अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये रिलेट में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है या स्टार्टिंग है वो करने वाले हैं, और वो स्टार्टिंग पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस से पहले पढ़ना पड़ेगा पोटेंशियल के बारे में। भाई जब पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तभी तो पोटेंशियल का डिफरेंस समझ में आएगा। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, और चार्ज का जो मोशन होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की ओर होता है। ये बिल्कुल वैसे ही आप रिलेट कर सकते हो कि जैसे लिक्विड होता है। भाई ये दो वेजल्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, एक वेजल में यहां तक वाटर फिल्ड है और दूसरे वेजल में यहां तक वाटर फिल्ड है। तो अगर वाटर का फ्लो पूछूं मैं कहां से कहां तक फ्लो होगा, तो ऑफ कोर्स A to B होगा, क्योंकि A पे प्रेशर ज़्यादा है, वाटर की हाइट, वाटर कॉलम की हाइट ज़्यादा है। तो हाई प्रेशर पॉइंट से लो प्रेशर पॉइंट तक जैसे लिक्विड फ्लो करता है। हीट की अगर बात करें तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी कि हाई टेम्परेचर बॉडी टू कोल्ड टेम्परेचर बॉडी हीट फ्लो करती है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड फ्लो होता है या फ्लूइड फ्लो होता है। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होता है। तो ये पोटेंशियल है क्या, पहले ये समझते हैं फिर समझेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात यहाँ पे आपको ये समझ में आ गई होगी कि किसी भी चार्ज की, जैसे मान लीजिए Q चार्ज की मैंने फील्ड निकाली, इस इलाके का दादा यही है, तो भैया इसके इलाके में पॉइंट A B के कंपैरिजन में क्योंकि इससे क्लोज है, तो किसी भी अगर चार्ज को फील्ड के बाहर का पार्ट वो इनफाइनाइट कहलाता है। जो रीजन के बाहर और जो फाइनाइट नहीं है वही इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूर। तो फील्ड के बाहर से अगर किसी चार्ज Q0 को लाया जाए
तो ए तक लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या बी तक लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, आपने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं फॉर्मूला, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ए पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, अगर दोनों पॉजिटिव तो रिपल्सिव होगा, अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्शन होगा। तो जहां फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा वहां पे वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसी क्यू नॉट को इनफाइनाइट से बी के कंपैरिजन में ए पे लाने में किया गया वर्क ज़्यादा होगा। तो जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो डिफाइंड ही ऐसे किया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, electric potential at any point of electric field is defined as the amount of work done to bring a positive unit charge from infinity to that point। मान लीजिए कि Q नॉट वो चार्ज है जिसको इनफाइनाइट से यानी कि फील्ड के बाहर से A पॉइंट तक ला रहे हैं और उसको लाने में W1 वर्क करना पड़ रहा है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए जो होगा, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज अपॉन में चार्ज ब्रॉट, तो V इज इक्वल्स W अपॉन में Q। डिफाइन करने के लिए चार्ज को यूनिटी कर लेते हैं तो पोटेंशियल वर्क के बराबर हो जाता है। यही डिफिनेशन मैंने बोली अभी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब अगर मान लीजिए कि A तक Q नॉट चार्ज को लाने में W1 वर्क करना पड़ा तो पोटेंशियल एट A हो जाएगा W1 बाई Q नॉट। इसी चार्ज को B तक लाने में अगर W2 वर्क करना पड़ा तो B पे पोटेंशियल जो होगा वो W2 बाई Q नॉट। और अभी आपने देखा क्योंकि A क्लोज है, फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो ऑफ कोर्स फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो इनफाइनाइट से A तक लाने में वर्क ज़्यादा किया गया होगा कंपैरेटिवली B तक लाने में। तो अगर W1 इज मोर देन W2 तो पोटेंशियल एट A इज ऑल्सो मोर देन पोटेंशियल एट B, क्योंकि चार्ज ब्रॉट तो सेम है। तो पोटेंशियल की जो डिफिनेशन है वो समझ में आ गई। यूनिट की बात कर लेते हैं तो पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, वर्क की यूनिट क्या है? जूल, चार्ज की यूनिट कुलाम, तो जूल पर कुलाम, और SI यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट, V से इसको शो करते हैं। तो पोटेंशियल की ये डेफिनेशन थी। अब बात हम लोग करने वाले हैं पोटेंशियल के डिफरेंस की। तो भाई A पे पोटेंशियल VA है, B पे पोटेंशियल VB है, तो A और बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। तो अभी आप ध्यान से देखिए, VA क्या था? W1 बाई, चलिए थोड़ा यहां पे लिख देते हैं, इसको आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा। तो VA माइनस VB की अगर बात करें तो VA क्या था? W1 बाई Q नॉट और VB W2 बाई Q नॉट। चार्ज सेम है तो क्योंकि W1 W2 से बड़ा था तो A से B तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाएगा वो W1 माइनस W2 के इक्वल होगा। तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी बिल्कुल वैसे ही डिफाइन किया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग पॉजिटिव यूनिट चार्ज बिटवीन दोज पॉइंट। मान लीजिए A से B तक अगर चार्ज Q नॉट को ट्रांसफर करने में W वर्क करना पड़ा तो उन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB वो W बाई Q नॉट के इक्वल होगा। तो जो यूनिट होगी, अगर पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जो होगी वो भी वोल्ट ही होगी। और 1 वोल्ट को इसी की बिहाफ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, या सॉरी, इफ 1 जूल वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग 1 कूलम चार्ज। भाई अगर ये 1 जूल कर दें, चार्ज ट्रांसफर भी 1 कूलम कर दें
तो 1/1 जूल पर कूलम और 1 वोल्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इफ 1 जूल वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग 1 कूलम चार्ज between 2 points of electric field, then potential difference between the points is called 1 volt. तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज बहता है। कैसे, ये समझेंगे, उससे पहले जरा थोड़ा चार न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट है। बोला गया कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग 5 कूलम चार्ज बिटवीन दोज पॉइंट। तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, पेन ड्राइव नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स वर्क डन टू ट्रांसफर द चार्ज अपॉन में चार्ज ट्रांसफर्ड, ये रेशियो ही है। तो अगर 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 5 कूलम चार्ज को उन पॉइंट्स के बीच में ट्रांसफर करना है जिन पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट है, तो वर्क कितना किया जाएगा? वर्क हो जाएगा 40 × 5, दैट इज 200 जूल। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये बोला गया कि 2 पॉइंट्स के बीच 2 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में अगर 120 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट। तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर W बाई चार्ज ट्रांसफर, तो 120 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? उन पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट। तो ये सिर्फ टॉपिक को रिलेट कराते हुए न्यूमेरिकल्स एक आध छोटे छोटे से करवा दे रहे हैं, बाकी जो चैप्टर टॉपिक एंड होगा तो सारे ही टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हम लोग एक साथ देखेंगे और वो न्यूमेरिकल्स इजी टू थोड़े से अच्छे लेवल तक जाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस आई होप क्लियर हो गया होगा क्या है। अब बात करते हैं करंट की। देखिए सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, सेल की अगर हम बात करें, ये सिंबल है सेल का। सेल वो डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे सेल का सिंबल है ये, लार्ज प्लेट पॉजिटिव एंड को और जो शॉर्ट प्लेट है वो नेगेटिव एंड को एक्सप्रेस करती है। तो अगर मान लीजिए कि सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए कि 5 वोल्ट दिया गया है, तो इसका मतलब है कि इस प्लेट का पोटेंशियल इस प्लेट के रेस्पेक्ट में 5 वोल्ट हाई होगा। अब अगर मानते लेट कर लें कि भाई नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, तो इस पॉजिटिव प्लेट पे जो पोटेंशियल आएगा वो 15 वोल्ट होगा। तभी तो 15 - 10 कितना आएगा? 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट करता है सेल। अब करंट किसी भी कंडक्टर में कैसे बहती है, कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं विच अलाउज द चार्ज फ्लो थ्रू देम, और इनमें बहुत सारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और बेसिक जो डिफरेंस कंडक्टर और इंसुलेटर्स में होता है, ये आप समझिए कि कंडक्टर में एटॉमिक नंबर जो होता है मेटल्स का, वो काफ़ी हाई होता है। अब अगर हम एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर, दो एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करें, मान लीजिए ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कंडक्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस ये होता है कि इंसुलेटर का एटॉमिक नंबर लो होता है। लो एटॉमिक नंबर की वजह से जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं। अब भाई इसमें क्या है कि इनर मोस्ट शेल में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसी तरह से बढ़ते चले गए इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसके बारे में
प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे शेल की दूरी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, रेडियस बड़ी होती जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ये कम होता जाएगा। और यही फोर्स है जिसने इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा है, यही इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। डिस्टेंस के साथ साथ जब ये बाइंडिंग फोर्स कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन का अलग होना या सेपरेट होना बहुत ईजी हो जाता है। यही रीजन होता है कि आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसे समहाउ थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है या कुछ स्पेशल केसेस में ये एटम से अलग हो जाता है। लो भाई, अब अगर एटम से इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो क्योंकि पहले से ही इस पे लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी कम थी वीक फोर्स की वजह से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वैसे भी इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा थी। अलग होने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में काफ़ी हाई होती है। तो ये मेटल में एटम से सेपरेट होकर के मेटल में फ्रीली घूमता है, आवारा घूम रहा है, और इसी को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि इंसुलेटर्स में क्या होता है भैया, इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, और जाहिर सी बात है जब संख्या कम होगी तो हर एक पे इंडिविजुअल ध्यान दिया जाएगा। क्यों भाई, एक फैमिली ऐसी होती है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, चुन्नू के पापा आए, चुन्नू मुन्नू दो ही है तो दोनों पे पूरा टेंशन पे कर लिया। अब एक फैमिली ऐसी है कि हाँ भाई थोड़ा सा 14, 15, 20, 25 बच्चे हैं, अब उसमें सबको इकट्ठा ध्यान कहाँ रखा जा सकता है। एक आध अगर बाहर निकल भी गया तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो बिल्कुल वही कहानी है कि यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो एटम से सेपरेट होकर के फिर वो मेटल के अंदर हाई थर्मल वेलोसिटी से मूव करता है। वो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जबकि इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं हो पाता। तो इंसुलेटर और कंडक्टर में यही डिफरेंस है कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत बड़े नंबर में होते हैं। सोचिए ना कि अगर मान लीजिए पर एटम अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यूनिट मास में कितने ज्यादा एटम्स होंगे, 1000 lakhs crores ऑफ एटम्स होंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ये भी बहुत हाई होगा। कंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम ऑलमोस्ट 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब के आसपास होते हैं, और यही वो इलेक्ट्रॉन है जिनकी वजह से अभी आप देखेंगे करंट किस तरह से ड्रॉ होती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे ड्रॉ होती है। तो बेसिक डिफरेंस क्या समझ में आ गया कि क्यों कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी होती है, इंसुलेटर्स में क्यों नहीं, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है जो करंट को कंडक्ट कराते हैं, जबकि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है ये समझते हैं। तो कंडक्टर में एटम से सेपरेट होकर के इलेक्ट्रॉन हाई थर्मल वेलोसिटी से रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर मूव कर रहा है भाई, अब नाम ही है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी का कोई अंकुश ही नहीं है तो लो भैया घूम रहे हैं, कोई मॉल जा रहा है, कोई कॉफी हाउस जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर कंडक्टर में चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन नेट मूवमेंट जो है वो जीरो इसलिए काउंट होता है क्योंकि ये चार्ज का फ्लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो नहीं है। और करंट इस यूनी डायरेक्शनल फ्लो, भाई एक ही डायरेक्शन में वाटर बहता है तो उसे वाटर करंट कहते हैं। हीट एक ही डायरेक्शन बह रही है वो थर्मल करंट है, यहाँ चार्ज बहेगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट होगी। तो जब उसी कंडक्टर के अक्रॉस एक कहानी है, ये एक्चुअली ये 10th क्लास के लेवल पे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक मोटी मोटी कहानी समझिए कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग डायरेक्शन में रैंडमली मोशन कर रहे थे, लेकिन उनका नेट, क्योंकि कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो नेट जो आपका करंट होगा वो काउंट होगा ही नहीं।
लेकिन जब इसी कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, हमने इसको कनेक्ट कर दिया सेल से, ये प्लस पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। अब अगर मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट से V वोल्ट हाई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया इस कंडक्टर के अक्रॉस। वैसे तो कहानी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन वो बड़ी कहानी क्लास 12 में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह काफ़ी टर्म्स हैं जिसके बाद ये चीज़ समझाई जाती है। लेकिन आप मोटा मोटा ही समझिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन कैसे थे? निगेटिवली चार्ज। अब अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो सेल की किस प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा? बट ऑफ कोर्स सेल की पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे, इसने कहा चल हाँक दिया इलेक्ट्रॉनों को एक डायरेक्शन में, तो ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करने लगे। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो गया, यूनिडायरेक्शनल हो गया, और इसी यूनिडायरेक्शनल फ्लो को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। होता क्या है कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से, इलेक्ट्रॉन देखिए ये ऐसे आया, पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचता है, वैसे ही नेगेटिव प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्टर में पहुंच जाता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंटेन रहते हैं। तो ये जो आप फ्लो देख रहे हो, यही फ्लो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन कह लो, यही इलेक्ट्रॉनिक करंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? द चार्ज ड्रॉन, rate of flow of charge through the cross section of conductor is called electric current. तो electric current is the amount of charge drawn through the cross section upon में time taken. अब अगर मान लीजिए Q चार्ज t टाइम में ड्रॉ हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स Q अपॉन में t। तो करंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्रॉस सेक्शन समझना बहुत जरूरी है। कंडक्टर के इस एंड को और इस एंड को हमने सेल से जोड़ा है, तो जिस एंड को आपने जोड़ा यही क्रॉस सेक्शन हो गया, और ये वो लेंथ हो गई जो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर ट्रेवल कर रहे हैं। अब इसको क्रॉस सेक्शन समझाने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक हम क्यूबॉइडिकल शेप का कंडक्टर ले रहे हैं, ये थोड़ा सा 3D फिगर है, पता नहीं कितना समझ में आएगा। तो एक क्रॉस सेक्शन ये और एक क्रॉस सेक्शन ये, यहां से अगर हमने बैटरी को जोड़ा तो देखिए ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इलेक्ट्रॉन को ये डिस्टेंस इनसाइड द कंडक्टर ट्रेवल करनी पड़ेगी। लेकिन इसी कंडक्टर में अगर मान लीजिए हम सेल को इस तरह से कनेक्ट कर दें कि एक एंड इस एंड से जोड़ा और एक इसके नीचे वाले से जोड़ा, ठीक है, ये लार्ज प्लेट, ये स्मॉल प्लेट, तो अब क्रॉस सेक्शन हमारा ये हो गया, और जो डिस्टेंस लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी वो लेंथ ये ट्रेवल करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। तो करंट की जो डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर या फिर थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और करंट में जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन की अगर हम बात करें, करंट की जो यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट है, इट्स यूनिट इज एम्पियर कूलाम पर सेकेंड। 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करने को बोला जाए तो बहुत सिंपल है 1 एम्पियर को डिफाइन करना, कि इफ 1 कूलाम चार्ज इज ड्रॉन इन यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर, देन करंट ड्रॉन इन इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 कूलाम चार्ज पर सेकेंड अगर ड्रॉ हो रहा है तो जो करंट ड्रॉ होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। अब ये जो हम लोगों ने करंट लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्शन जो होती है करंट की, वो निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट कंसीडर करी जाती है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन बह रहे हैं,
करंट की डायरेक्शन इसकी अपोजिट ली जाती है। इसका भी अपना रीजन है कि क्यों करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट ड्रॉ होती है। देखिए करंट सिर्फ यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ड्रॉ हो रही है, वैसे ही अब अगर मान लीजिए कि किसी भी कंडक्टर में किसी सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होता, कटायंस और आयंस दोनों मूव कर रहे होते, तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है वही डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की खोज होने से पहले मानी जाती थी। और ये डायरेक्शन इतनी ज़्यादा बुक्स में इन्वॉल्व थी कि कन्वेंशनल डायरेक्शन उसी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ले ली गई कि भाई करंट की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से बहने वाली करंट की जो डायरेक्शन है, नेगेटिव चार्ज की वजह से बहने डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन एज्यूम करी गई वो नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट कंसीडर करी गई। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नॉर्थ वाइड मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन आप साउथ वर्ड कंसीडर करोगे। अगर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन देन करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर इलेक्ट्रॉन की जगह मान लीजिए प्रोटॉन होता है, हाइपोथेटिकली सोच लीजिए प्रोटॉन का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अगर प्रोटॉन लेफ्ट मूव कर रहा है तो करंट ड्यू टू दिस प्रोटॉन विल बी एज्यूम इन द लेफ्ट डायरेक्शन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के फ्लो में मानी जाती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट। और करंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो क्या पढ़ा था भाई 9th क्लास में कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन करंट के साथ अभी भी ऐसा नहीं है, करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटीज करंट, तो आप लोग बताओगे करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका रीजन है कि किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए 5 एम्पेयर करंट आ रही है, 6 एम्पेयर करंट आ रही है इस जंक्शन पे, तो जंक्शन से जाने वाली जो करंट होगी वो 11 एम्पेयर होगी। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी किस एंगल पे मीट कर रही है, करंट इस पर डिपेंड नहीं कर रही। ये एंगल के बारे में खैर पढ़ाया भी पहली बार वेक्टर्स में फर्स्ट ईयर में गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। अगर जैसे 5 एम्पेयर और 6 एम्पेयर करंट मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो ये करंट एक नहीं हो जाएगी, अभी भी करंट कितनी रहेगी 11 एम्पियर। जबकि याद करिए थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें, भाई वेक्टर सम तो नहीं पढ़ा है आपने, लेकिन आपने फोर्स के बारे में तो पढ़ा है कि जब बॉडी वेट नीचे काम कर रहा था और अपथ्रस्ट ऊपर काम कर रहा था, 9th क्लास में पढ़ा है आपने। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऐड नहीं हुए थे, दोनों सब्सट्रैक्ट हुए थे। यहाँ देखिए डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो भी ऐड हो रही है, यानी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज के लॉस, ये वेक्टर सम के लॉस को फॉलो नहीं करती, इसलिए करंट में डायरेक्शन होते हुए भी करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वैसे तो ऐसी क्वांटिटीज का एक स्पेशल नाम होता है टेंसर क्वांटिटी, लेकिन टेंसर वर्ड बहुत कम जगह लिखा जाएगा। अगर पूछा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज करंट, अगर दो ही ऑप्शन है वेक्टर और स्केलर, तो आप स्केलर चूज करिएगा। अगर वेक्टर, स्केलर और टेंसर तीनों है तो वहां पर आप लिख सकते हो टेंसर क्वांटिटी। तो करंट समझ में आया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। एक आध छोटे से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि इफ 5 एम्पियर करंट इज ड्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, find the number of free electrons passing through the cross section of conductor। 1 सेकेंड टाइम है, करंट 5 एम्पियर है, क्योंकि I इज इक्वल्स Q बाई टी, तो Q बराबर IT। 5 1 जा 5 कूलम चार्ज ड्रॉ हुआ है। चार्ज ड्रॉन तो हमने निकाल लिया, क्रॉस सेक्शन में कितना 5 कूलम है। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है तो Q बराबर N इंटू ई, कल पढ़ा है हमने। तो n के लिए Q अपॉन E, 5 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब बस सिंप्लीफिकेशन तो खैर कर ही सकते हैं आप लोग। 3 पॉइंट कितना आ रहा है भाई, 125 इंटू 10 की पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट। चेक कर लीजिएगा, ये तो यहीं तक नोट करिए, क्योंकि डिवीजन विवीजन में भैया टाइम लगता है। ठीक है, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ट्रांसफर हो रहे हैं।
तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आई होप आपको समझ में आया होगा। तो किसी भी कंडक्टर में करंट ड्रॉ तभी होती है जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया जाता है, वरना फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत हैं लेकिन वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएंगे तब कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो जो थे वो तो भाई अपना हाई एनर्जी की वजह से इधर उधर फ्री है तो फ्री घूमेंगे, वेले घूमेंगे। अब इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जब हम सेटअप करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने की वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है अक्रॉस द कंडक्टर और इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगाती है फोर्स। उस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, पहले एक्सेलरेट होते होंगे लेकिन एक्सेलरेट होकर के एक दूसरे एंड पे नहीं पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रेवल करते हैं या हाई पोटेंशियल एंड की ओर ट्रेवल करते हैं तो कोलाइड भी करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से या फिर उस एटम से जिससे वो सेपरेट हुए थे, अदर एटम से कोलाइड करते हैं। तो कोलिशन की वजह से वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, फिर एक्सेलरेट हुए, फिर कोलाइड हुए। इस वजह से उनकी स्पीड इंस्टेंटली बढ़ती है, फिर अचानक घटती है, फिर बढ़ती है, घटती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इनसाइड द कंडक्टर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी से शो किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेट करते हुए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और आपके 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ओम्स लॉ है, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि वैल्यू मिल रही है आपको इस वीडियो से तो इसे प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।